अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में हम सब आपको खुशामदीद कहते हैं। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन आपके लिए एक बहुत ही उम्दा तहरीर और अच्छे राइटर्स की लिखी हुई कहानियाँ आप तक पहुँचाता है। अगर ये आपको हमारे यूट्यूब के चैनल के अलावा कहीं और पर नज़र आए, तो आपने बराए मेहरबानी हमें ज़रूर बताना है ताकि हम इसके खिलाफ एक्शन ले सकें। जी, तो हम लोग अपने जारी सारी नावल आंगन में चांदनी इमन ख़ान की कलम से माख़ूज़ ये लिखी गई एक अच्छी तहरीर उसके साथ हाज़िर हैं। ईद और चाँद रात के हवाले से, रमज़ान के हवाले से ये तहरीर लिखी गई है जिसमें रिश्तों की क्या कहना चाहिए कि मोहब्बतें, एक-दूसरे का एहसास, दूर होकर भी एक-दूसरे का ख़्याल करना, जुदा होकर भी एक-दूसरे के साथ ही बंधे रहना। बहुत अच्छी कहानी है ये। तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। किस्त नंबर 6 के साथ हम लोग हाज़िर हैं। गुज़िश्ता एक साथ आप लोग हमारे लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में यूट्यूब चैनल के अंदर पढ़ सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, जिसको मेरी आवाज़ नहीं चाहिए वो म्यूट कर ले और जिसको रीड करना है वो वीडियो को पॉज़ करे उसी स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर वो रीड कर रहा है और फिर उसको ज़ूम आउट और ज़ूम इन करके उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। जिसको आवाज़ चाहिए हो वो बेशक म्यूट ना करे और अपना काम जारी रखें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिर। वक़्त पर लगाकर उड़ता चला जा रहा था। शादी की तैयारियाँ शुरू हुईं तो फिर पता ही नहीं चला, क्या लाने वाला रह गया, तो क्या-क्या आ गया। रमज़ान की आमद से पहले तैयारियां मुकम्मल करना थी, मगर बहुत खींच-खोंच के भी काफ़ी कुछ रह गया था। रमज़ान का चाँद नज़र आया तो मग़रिब के बाद से ही पहले रोज़े की तैयारियां शुरू हो गई। लॉरेंस कॉलोनी के रेलवे क्वार्टर में तो मंज़र ही कुछ अलग हुआ करता था। इसमें फिर रुबीना और सफ़ीना बेगम का अहलो-अयाल समेत आकर रमज़ान की रौनक को चार चाँद लगा गया था। मग़रिब की नमाज़ के साथ हस्बे मामूल खाने का दस्तरख़्वान लग गया था। आज खाने में भिंडी गोश्त बना हुआ था। वहाँ पर जब भी भिंडी गोश्त बना था, साथ में दस्तरख़्वान पर देसी घी का डब्बा भी मौजूद होता था। कुलसूम जहाँ टाँगें फैलाए सबकी प्लेटों में सालन डालने के साथ रोटी चोपड़ी जा रही थी। मुकर्रम दस्तरख़्वान पर आकर बैठा तो दादी उसके सदके वारी जाने लगी। हाय मेरा सोना पुत्र, जल्दी घोड़ी चढ़ेगा। दादी ने उसकी बलाएं लेते हुए कहा तो उसने मुँह बनाकर उनकी जानिब देखा। दादी, मैं कोई नहीं है घोड़ी-सौड़ी पर बैठना और खबरदार जब मुझे किसी ने सेहरा लगाने की भी बात की हो, मैं शादी वाले दिन भाग जाऊँगा। बता रहा हूँ, फिर बैठ कर पूरा टब्बर रोता रहो। मुँह फुलाते हुए उसने कहा तो मखदूम अहमद ने भवें उचकाकर उसकी जानिब देखा। पुत्र, हाले तेरी ऐनी जुर्रत नहीं हुई, लिहाज़ा ख़्याल ते मेरा पुत्र दिलों काढ़ी दे। मखदूम अहमद ने सालन रोटी के ऊपर ही डालते हुए उसे तंबीह की थी। वो जो बड़ा शोखा होकर सारों को धमकियाँ लगा रहा था, एक पल में ही दुबक कर बैठ गया था। चाची, ਇਹ ਪਿੰਡੀਆਂ ਤੇ सवेरे तक बचनियां नहीं है सहरी च की करना है फिर। चाची ये भिंडियां तो सुबह तक नहीं बचनी, सहरी में क्या करना है। जरीना बेगम ने रोटी की छाबे दस्तरखान पर लेकर बैठते हुए कहा तो कुलसूम जहां ने कुछ देर पुरसोच निगाहों से उसकी जानब इनकी जानब देखा था। कोई नहीं, थोड़ी ए होन गया ते नाल अंडे प्याज बना लांगे, हो जाएगा काम। कोई नहीं, थोड़ी ये हो जाएगी, 7 अंडे प्याज बना लेना, काम हो जाएगा। कुलसूम जहाँ ने रोटी का आखिरी नवाला मुंह में रखते हुए कहा तो वो खामोश हो गई। वहाँ कोई भी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता था। हर काम को करने से पहले कुलसूम जहाँ का अप्रूवल लिया जाता था। खाने से फारूक होकर सब अपने-अपने ठिकानों को निकल गए। घर की खवातीन बावर्ची खाने में, जबकि बाकी सब इधर-उधर अपने-अपने कामों में मगन हो गए। रात की तारीकी हर सू फैलती जा रही थी। खाने से फारूक होकर सब अपने-अपने कमरों में चले गए थे। हाइज़ा किचन समेटकर अभी अपने कमरे में आई थी। रात के तकरीबन पौने 11 बज रहे थे। साइम अहमद के कमरे का टीवी चल रहा था। खबरों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। वो अभी बिस्तर पर लेटी ही थी कि लाउंज में लगे हुए लैंडलाइन फ़ोन की घंटी की आवाज़ ने उसे शदीद बेज़ार किया था।
क्या मुसीबत है? किसको चैन नहीं पड़ रहा? अब तक रात को भी सुकून नहीं, घंटियाँ मार-मार के नाक में दम कर दिया। वो बड़बड़ाते हुए बिस्तर छोड़कर उठी थी। उसे पता था कि नगमा बेगम तो एक बार अपने कमरे में लेटने चली जाए, तो कोई दुनिया की ताकत इन्हें वहां से बाहर नहीं निकाल सकती थी। वो मरती क्या ना करती कि मुस्ताक उसको मद्देनजर रखते हुए नीचे आई। फोन की घंटी हनूज बज रही थी। इस घंटियां मारने वाले को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बंदा पूछे, जब कोई फोन नहीं उठा रहा तो तुम्हें मुंह नहीं लगाना चाह रहा? फोन रख के खुद भी सो और दूसरों को भी। बड़बड़ाते हुए वो फोन स्टैंड के पास पहुंची थी कि खटाक से फोन उठाया और जब बोली तो लहजे में बुला के पेश आ रही थी। हेलो। फोन भी उसने ऐसे उठाया था जैसे किसी ने गन पॉइंट पर फोन उठवाया हो। वाह भई! तीर तो समझो सीधा निशाने पे लगा है। जहाँ फ़ोन मिलाया था, इन लोगों ने उठा लिया। दूसरी जानिब से जानी-पहचीना पहचानी आवाज़ सुनकर उसने आवाज़ को पहचानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था। तुम? अब तुम्हें रातों को भी चैन नहीं है? क्यों फ़ोन खड़काया यहाँ? हाइज़ा की बेज़ारी काबिल-ए-दीद थी। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें खड़काने का टाइम जो नज़दीक आता जा रहा है। सब्र नहीं हो रहा था। सोचा मुख़ालिफ़ पार्टी के हालात व वाक़ियात का भी जायज़ा लिया जाए। फिर ही तो सड़ाने में मज़ा आता है। दूसरी जानिब से उसकी ताज़ा-तम और चिढ़ाने वाली आवाज़ उभरी तो हाइज़ा के तो 14 तबक रोशन हो गए। सड़े मेरे दुश्मन! और इतना तुम रहते नहीं चंगेज़ खान की औलाद, जो मुझे खड़काओ। खड़काऊँगी तो मैं तुम्हें, वो भी सारे लॉरेंस कॉलोनी के टीन डब्बों की तरह। बेटे जी, बस इंतज़ार करो, तुम रोज़े शुरू हो रहे हैं। अपने शैतान को महीने के लिए बंद करके अल्लाह अल्लाह करो, बाकी पूरा साल तो तुमने खुला ही रहना है। उसने उसे अच्छी खासी बातें सुनाकर फ़ोन बंद कर दिया था। उसकी आवाज़ सुनकर तो हाइज़ा का पारा सवा नेज़े पर जा पहुँचा था। आया बड़ा मुझे खड़काने वाला, कन खजूरा कछुकुमा न हो तो। वो कहते हुए वापस सीढ़ियों की जानिब बढ़ी थी। दूसरी जानिब मुकर्रम फ़ोन हाथ में उठाए अभी भी हैरत से फ़ोन को ही देख रहा था। मुझे ही चूना लगा गई। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि हाइज़ा ने उसकी अच्छी खासी बेइज़्ज़ती कर दी है। हो गया मियाँ एडवेंचर का शौक पूरा। अब उठो मैं भी पैरा दे दे के तंग आ गया हूँ। कहा भी था ये उतावलापन ठीक नहीं है। शादी में 1 महीना तो रह गया। हो जाएगी तो कर लेना शौक पूरे। रोहित इसे किसी दादा की तरह बातें सुना रहा था। तुम तो चुप ही करो। पारा आगे ही हाई हुआ है मेरा। उसके शाने पर थपड़सीत करते हुए वो चटाई वाले कमरे में निकलकर वापस बैठक में चले गए थे। रात अपने गहरेपन में ढलकर मजीद गहरी होती जा रही थी। रात का तीसरा पहर शुरू हुआ तो मस्जिदों से सायरन और घरों के बाहर ढोल वालों की आमदरफ्त भी शुरू हो गई। रोजेदारो अल्लाह के नबी दे प्यारो सहरी दा टाइम हो गया है ते उठ जाओ। रोजेदारो अल्लाह नबी के प्यारो सहरी का टाइम हो गया है उठ जाओ। मस्जिद के स्पीकर में कोई एक तो था जो ऊंचा ऊंचा लोगों को सहरी के लिए जगा रहा था। जरीना और आलिया बेगम की आंख तो सायरन से पहले ही खुल गई थी, क्योंकि कुलसूम जहाँ के होते हुए इन्हें किसी भी सायरन की जरूरत नहीं थी। जल्दी जल्दी रात का गुंदा हुआ आटा निकाल कर बावर्ची खाने के फर्श पर रखा तो तवे के नीचे चूल्हा भी जल गया। आलिया बेगम ने दूसरी जानब किसी माहिर शेफ की तरह प्याज काटनी शुरू की थी, जो इन्हें अंडों में मिलानी थी। खेती कर ले आलिया, जो देर हो गई तो चाची जी ने छोड़ना नहीं है। जरीना बेगम को हमेशा ही कुलसूम जहाँ से डर लगा करता था। पक तो गए हैं बाजी, उनके पुट्ठे तवे ते जाके बह जावा। पक तो गए हैं बाजी, अब क्या उल्टे तवे पर जाके बैठ जाऊं? उन्होंने जलकर कहा तो जरीना बेगम ने मुंह बनाकर इनकी जानिब देखा। अच्छा चल कर ले पहले, कुड़ियां नू उठा, उठ के भांडे रखन। जरीना बेगम ने पराठा तवे पर डालते हुए कहा तो आलिया बेगम ने फ्राई पैन के नीचे से चूल्हा बंद कर दिया। अच्छा जाती हूँ। आलिया बेगम पीढ़ी से उठकर बावर्ची खाने से बाहर निकल गई। छीनो नी, उठ भी जा। रुबीना बेगम ने आकर मुंह सर लपेटते हुए सोई हुई शाहीन से कहा तो उसने कुछ मुस्कुराकर मंदी मंदी से आंखें खोलकर सामने खड़ी अपनी अम्मा की जानिब देखा। रोजा नहीं रखना, सारे दस्तरखान पर बैठे हैं। रुबीना बेगम को खुद सहरी करने की जल्दी हो रही थी। नहीं अम्मी जी, कल वाला रख लवांगी। शाहीन ने रुख मोड़ते हुए कहा तो रुबीना बेगम ने आंखें फैलाकर उसकी जानिब देखा। लगता तेरा कुट खान का प्रोग्राम है, उठ खलो छिती हो। लगता है तुम्हारा मार खाने का प्रोग्राम है, उठ जाओ जल्दी हो। रबीना बेगम ने अपने तमाम तरह हथियारों से लैस मैदान में उतर चुकी थी। अच्छा उठती हूँ। अब्बासी रोकते हुए वो उठी तो अपने से कुछ फासले पर रुबीना बेगम के पीछे खड़े मोहसिन को दांत निकालते देखकर उसकी भवें तनी थी। सारी नींद एक ही लम्हे में उड़न छू हो गई थी। तुम क्यों यहाँ डुगडुगी वाले बंदर की तरह दांत निकाल कर खड़े हो? जाओ जाके सहरी ठोसो। आ जाते हैं सर्कस के जोकर तमाशा देखने।
वो जले-भले लहजे में कहती बिस्तर छोड़कर उठ खड़ी हुई थी। सहरी के लिए दस्तरखान सजा हुआ था, घर के तमाम मकीन दस्तरखान पर मौजूद थे। सहरी करने के बाद फजर की नमाज पढ़ गई और फिर बच्चे तो सो गए, जबकि बड़े अपनी इबादतों में मशगूल हो गए। वो भी सहरी करके सोने के लिए लेटा हुआ था, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। रोहिल और रहमान के साथ साथ मोहसिन भी उन्हीं के हमरा बैठक में मौजूद था। क्या बात है, अभी तक फोन वाली बात पर गुस्सा हो? रोहेल ने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा तो वो मुंह बनाकर उसकी जानब देखने लगा। क्या भाई, जब आपको पता है कि आप शेर हैं तो वो सवा शेर हैं, तो फिर आप पंगे लेते ही क्यों हैं इनसे? रहमान ने मुस्कुराहट छुपाकर कहा तो उसने नथनी फुलाकर इसकी जानब देखा। तू इसकी तरफ है या मेरी तरफ है? ज्यादा चमचागिरी ना कर, समझा ना? माथे पर आए बालों को अपने हाथ से परे हटाते उसने करीबन घुराकर ही रहमान से कहा तो वो अपना सा मुंह लेकर रह गया। अच्छा, तो चिढ़ क्यों रहे हो? मैं तो एਵੇਂ ही बात कर रहा था। रोहित की जानिब ताइदी नजरों से देखते हुए उसने कहा तो मुकर्रम ने रहमान के शाने पर एक मुक्का जड़ दिया। तेरी जो एਵੇਂ सी बातें हैं ना, फजूल में तप ना चढ़ा मुझे। मुकर्रम उठकर बैठ चुका था, चेहरे पर अजीब सी बेचैनी और इस तरह भी कैफियत था। क्या हो गया है मुकर्रम यार? रिलैक्स कर, वो सच में बुरी नहीं है। बस जहाँ तक मुझे लगता है वो अपने आप को तेरे सामने कमजोर ज़ाहिर नहीं करना चाहती। इसलिए बस तेरी बातों का जवाब देती है ताकि तू तैश में आकर इससे मजीद उलझे। बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और ये कोई ऐसी बात भी नहीं। रोहित ने किसी बुजुर्ग की तरह उसे समझाया तो वो ना चाहते हुए भी खामोश हो गया। देख यार, शादी कोई मजाक नहीं है या चंद दिनों का आर्जी सौदा नहीं है जो जज्बात में आकर तय कर लिया, बाद में निभाया गया तो ठीक, नो तो जाओ तुम आजाद हो। ऐसे नहीं होता। ये रिश्ता तो उम्र भर का साथ है। इसमें तो आप एक दूसरे के गम और खुशी में बराबर के शरीक होते हो, मोहब्बतें गूंथते हो। कैसे हो सकता है कि एक दूसरे से कट कर रह लो? तुमने फैसला तो कर लिया जज्बात में आकर, लेकिन क्या तुम सारी जिंदगी इसकी नादानियों का बदला लोगे? वो नादानियां जो वो सिर्फ तुम्हें जवाब देने के लिए करती आ रही है। रोहित कहकर तकिया सीधा करके सोने के लिए लेट गया। रहमान तो पहले ही झिड़कियां खाकर गुम हो चुका था, जबकि मौसम के खराटों से तो पूरी बैठक के दरो दीवार हिल रहे थे। बस एक वही था जिसे रोहित की बातें अब सोने नहीं दे रही थी। क्या तुम इन नादानियों का बदला उससे सारी उम्र लोगे जो वो सिर्फ तुम्हें जवाब देने के लिए करती आ रही थी? रोहित के ये आखिरी अल्फाज उसकी नींद उड़ाए हुए थे। दिन का आगाज तो जैसे तैसे हो गया था, मगर आज साइम हाउस की खामोशी काबिले दीद थी। वजह यह थी कि नगमा बेगम किसी कोने में दुबकी हुई थी। रोज़े ने आज उनकी हालत खराब कर रखी थी। बिल्कुल चूहे जैसा मुंह निकला हुआ था, बकौल साइम अहमद के, जो दोपहर से उन्हें देख देख कर हंस रहे थे। वो अपने बिस्तर पर लहाफ मुंह तक ओढ़े हुए मदहोश हुई हुई थी। हाइजा, लाउंज से किचन में काम करती हाइजा को उन्होंने आवाज लगाई तो वो हाथ पूछते हुए बाहर आई। जी बाबा। नागमा बेगम ने तो कोई काम करना नहीं था, लिहाजा सारी अफ्तारी में अकेली इसको ही करनी पड़ रही थी। ये तेरी माँ ने सहरी की भी थी या नहीं? कुछ शक सा हो रहा है मुझे। उन्होंने अपनी थोड़ी खुजाते हुए कहा तो हाइजा हंस दी। आप भी ना बाबा, की तो थी। आपके सामने शिमला की मिर्चें और आलूओं के साथ पराठा कस के खाया था, बाद में दही का एक प्याला भी। वो इन्हें याद करवाते हुए बोली तो वो याद करते हुए एक बार फिर हंसने लगे। यार समझ नहीं आती कि इन्ना कुछ खाने के बावजूद है हालत। यार समझ नहीं आती इतना खाने के बाद ये हालत। इनके लब खुद ब खुद मुस्कुरा रहे थे। आयशा इससे पहले कि वापस बावर्ची खाने का रुख करती, नगमा बेगम कमरे से बाहर आती हुई दिखाई दी। चेहरे पर 12 बजे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। खुदा न खास्ता सोते हुए अपने आप ਨੂੰ तो नहीं देख लिया सी ख्वाब च। खुदा न खास्ता सोते हुए अपने आप को तो नहीं देख लिया था ख्वाब में। साइम अहमद ने मखौल की इंतहा करते हुए एक बार फिर इन पर चोट की थी, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो कोई भी जवाब दिए बगैर सोफे पर ढेर हो गई थी। फिजा में इतनी खामोशी देखकर साइम अहमद और हाइजा को तो शदीद हैरत के झटके लग रहे थे। अलबत्ता बंटी और पपलू अपने कमरे में सो रहे थे। आहो, अपने आप तो नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ देख के आ रही हूँ। हशर देख लो मेरा की हो गया। हाँ, अपने आप को तो नहीं, आपको देख कर आ रही हूँ। हशर देख लो मेरा क्या हो रहा है। उन्होंने जलकर कहा तो साइम अहमद अपनी मुस्कुराहट छुपा कर रह गए। नहीं, गल सुन लै, आज मैंने बड़ा सख्त रोज़ा लग रहा है, ते अफतारी भी कोई मज़ेदार होनी चाहिए। बात सुन लो, आज मुझे बड़ा सख्त रोज़ा लग रहा है, तो अफतारी में भी कोई मज़ेदार सी चीज़ होनी चाहिए। इससे पहले कि वो बाकी की बातें करती, टीवी पर केएनएन की मशहूरी आ गई। घूमता हुआ समोसा, कहीं कोफ्ते ग्रेवी में गिर रहे हैं, तो कहीं सॉसेजेस कट रही हैं। इनका तो मशहूरी देख के पारा 7वें आसमान को पहुंचा था। जरा जो है ना टीवी वालिਆਂ ਨੂੰ ਹਯਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁੱਕੇ ਮੂੰਹ ਭੁੱਖਾ ਪਾਣੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ,
ਉਤੋਂ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾ ही पूछे इन्होंने। जरा जो इन टीवी वालों को शर्म हो। एक तो बंदा पहले ही सूखे मुंह भूखा बैठा होता है, हालत आगे ही खराब होती है, ऊपर से ऐसी मशहूरियां दिखाकर हम मुसलमानों का रोजा खराब करते। अल्लाह ही पूछे इनको। उन्होंने गुस्से से आग बगोला होते हुए कहा तो साइम अहमद और हाइजा कह कहा लगाकर हंस दिए। छोड़े अम्मी, आप मुझे इफ्तारी की लिस्ट देने वाली थी। क्या खाएंगी आप? हाइजा ने मुअद्दब हाथ बांधते हुए पूछा तो नगमा बेगम के जहन में एक बार फिर खानों की बहार आ गई। ਪਾਲਕ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਰੋਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ बस बड़ी है साड़ी ऐना खांदा ही कौन है। उन्होंने मजे से टांगे ऊपर करते हुए कहा तो हाइजा ने आंखें फैलाकर उनकी जानिब देखा। आप और बबलू हैं ना, वो जलकर कहते हुए बावर्ची खाने में गायब हुई थी। देखिया देखिया इस कुड़ी दी जबान किंज मां दियां बुरकियां गिनदी है। देखा देखा इस लड़की की जबान कैसे माँ के नवाले गिनती है। इनका बस नहीं चल रहा था कि जिस समय थोड़ी हिम्मत होती तो जाकर हाइजा को दो तीन चपेड़े ही तो लगा देती। बस कर नगमा, खाने के बारे में सोच लिया हो तो नमाज भी पढ़ लो। असर दी सही कहीं कहती है हर वेले बस खाना। वो कहते हुए उठकर वजू करने चले गए जबकि नगमा बेगम ने पैर ऊपर करके सोफे की पुष्ट से कमर टका दी थी। लॉरेंस कॉलोनी के इस रेलवे क्वार्टर में बड़ी अनोखी सी गहमा गहमी थी। सफीना बेगम चटाई वाले कमरे में बैठी एक बड़े से पतीले में दही भल्लों का दही मिक्स कर रही थी। पास ही बैठी आलिया बेगम धड़ाधड़ पकौड़ों के लिए आलू छील रही थी। सामने ही लकड़ी की कुर्सियों पर बैठे मुकर्रम और रुहेल लुकमे दिए जा रहे थे। ये भला क्या बात हुई, हर रोज पकौड़े बनाकर बैठ जाती हैं, कोई और चीज़ नहीं बनती इस घर में? कोई समोसे, कोई कचौरी। उसके मुंह पर गुस्से से 12:15 बज रहे थे। वे चुप कर जा, हर वेले तेरा ध्यान खाण वेले ही होंदा है। ओए चुप कर जा, हर वक्त तुम्हारा ध्यान खाने की तरफ रहता है। बाहर से टोकरी में प्याज लाते हुए जरीना बेगम ने फौरी से पेशतर उसकी दुम पर पाँव रखा था। हाँ तो क्या कोई गलत कह रहा हूँ? वही सुख पड़ोके पिपली पकोड़े किसी काम के ना हज के। बड़े भी मार मारो तो साथ में दही भल्लों की कोली पकड़ा दो। लो जी, हो गई अफ्तारी। बंदा कभी तो एहतमाम कर लेता है। उसके तो अपने ही मस्ते से कभी नाश्ते में अंडा नहीं तो कभी अफ्तारी में समोसा नहीं। ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਮਾਏਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਖਾ ਲਈ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਕਚੋਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਨਾਲੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ लवाजमात भी। जब खुद कमाओगे ना तब खा लेना समोसे कचौरियाँ। अब मेरे साथ ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। साथ जब चचा की इफ्तारी करवाएंगे ना तो बना लेंगे लवाजमात। जरीना बेगम ने उसके लत्ते लेते हुए प्याज वाली टोकरी आलिया बेगम के सामने रखी थी। अम्मा तू तो बिल्कुल ही मेरी इज्जत नहीं कर दी। मेरी बुढ़ी सामने भी तो इंज ही जलील करना मैनू। कोई इज्जत ही नहीं है थे। माँ तुम तो बिल्कुल ही मेरी इज्जत नहीं करती हो। बीवी के सामने भी तुमने ऐसे ही जलील करना है मुझे। कोई इज्जत ही नहीं है। वो कहता हुआ बाहर निकल गया था। ਲੈ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ हर वेले मिर्चें ही खाता रहता। लो बताओ भला इसको क्या हो गया? हर वक्त मिर्चें ही खाता रहता। रुबीना बेगम ने अंदर कदम रखते हुए उसकी जात पर तबसरा किया था। तो दस जरीना नूंह के लिए कोई वरी शरी नहीं बनानी। रुबीना बेगम ने मुकर्रम की खाली की गई कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो जरीना बेगम गहरा होका भर कर रहेगी। क्यों नहीं बनानी बीना? वड्डा मुंडा है मेरा, पहला विआह है इस घर में, बहुत सोहनी पर बनाऊंगी मैं। जरीना बेगम ने चाव से कहा तो रुबीना बेगम मुस्कुरा दी। आओ गल तो सही है, ढोलकी बजावांगे मजा आएगा। रुबीना बेगम तो एवं ही एक्साइटेड हो जाती थी। सफीना बेगम ने बमुश्किल ही अपनी हंसी पर काबू पाया था। बाजी का तो बस नहीं चलता पूरे पिंड वालों के ब्याह में जाकर तैयारियों में हिस्सा डाल है। सफीना बेगम ने चाट वाला पतीला एक तरफ करते हुए कहा तो रुबीना बेगम ने इनके शाने पर एक धप रसीद की। जानी होनी है ਐਨੀ भी कोई गल नहीं हैगी। जानी हुन ए भी कोई गल नहीं हैगी। उन्होंने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा तो सफीना बेगम भी मुस्कुरा दी। अफ्तारी की तैयारी के लिए अब धीरे धीरे सब खवातीन खिसक कर बावर्ची खाने की जानिब रवाना हो गई। साइम हाउस में अफ्तारी से फारग होकर नगमा बेगम के साथ मिलकर वो किचन समेट रही थी। बर्तन धोकर वो बाहर आ गई। लाउंज का टीवी चलाया तो वहां पर जियो पर इनाम घर आ रहा था। इनाम घर की आवाज़ सुनकर बंटी और बबलू भी नीचे लाउंज में ही आ गए। हाइजा गाल सुन जरा मेरी।
नगमा बेगम ने ऊपर सीढ़ियों की जानिब बढ़ते हुए उसे अपने पीछे आने का इशारा किया था। हाइजा रिमोट बबलू की जहाँ गोदी में उछाल कर वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ गई। नगमा बेगम स्टोर की लाइट जलाकर अंदर कुछ मसरूफ दिखाई दे रही थी। जी अम्मी बोले। हाइजा ने स्टोर में एक तरफ को रखा हुआ स्टूल खींचकर बैठते हुए कहा तो नगमा बेगम ट्रंक खोलकर इसमें से चंद बहुत खूबसूरत जोड़े निकाले थे। हाइजा, ये देख ले, मैंने ये ना तेरी शादी के लिए जोड़े रखे थे। ये कासनी रंग का देख, इस पर ना मैंने दबके का काम करवाया था। और ये जो सुर्ख रंग का है ना, इसमें देखो गोटे का छट्टा कितना सोना लग रहा है। और ये गुलाबी वाले पे कुंदन सरी हुई हुई है। पुत्र देख ले सारे। तूने अगर सिलवाने हैं सारे तो सिलवा, नहीं तो मैं तेरी जहेज में कुछ अनसिले रख दूंगी। नगमा बेगम को उसने कभी भी इस कदर संजीदा नहीं देखा था। अम्मी, इधर यहाँ रखें ये सब और मेरी बात सुने। उसने उनके हाथ से कपड़े लेकर एक जानिब को रखकर और खुद इनके हाथ थाम कर बैठ गई। अम्मी सच सच बताएं, आप खुश नहीं है ना इस शादी से? हाइजा ने इनका हाथ थाम कर पूछा तो वह गहरी सांस भरकर रह गई। पुत्र, कुछ जख्म होंगे ना जिनको भरने में सारी उम्र लग जाती है। कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो बंदे की जिंदगी में ना बड़े कीमती होते हैं। फिर जब हाथों की लकीरों से वो कीमती लम्हे सिरकते हैं तो बड़ा दुख होता है। बस वही लम्हे मेरी जिंदगी से ऐसे ही निकल गए। और अब जो इतने सालों के बाद तेरा प्यो वापस अपने खानदान से मिला तो ऐसा लगा जैसे मेरी जात कहीं पीछे रह गई है। मेरी इतने सालों की खिदमतों का क्या सिला मिला मुझे कि मेरी धी की शादी भी अपने खानदान में तय कर ली। और मुझसे पूछा भी ऐसे जैसे हुक्म सुना रहे हूँ। नगमा बेगम का लहजा गमगीन था। आयशा ने उनका हाथ थामा और खुद स्टूल से उनके कदमों में बैठ गई। अम्मी, देखिए, मैंने पापा की कोई बात महज इसलिए नहीं मानी कि वो ये चाहते थे, बल्कि इसलिए मानी है कि रिश्तों के बगैर इंसान की ज़िंदगी क्या है। सारी ज़िंदगी हमने आपको रिश्तों के लिए तरसते देखा है। हम कभी किसी से नहीं मिले, किसी के घर नहीं गए, क्योंकि एक दूसरे के अलावा हमारा कभी कोई था ही नहीं। फिर एक दिन बाबा को इनके बिछड़े रिश्ते मिले। उन्होंने बाबा को खुले दिल से कबूल करने के लिए मेरा रिश्ता मांगा, ताकि ख़ानदान जुड़ जाए। आपको रिश्ते देने के लिए, इज़्ज़त दिलाने के लिए मैंने हाँ कर दी। अम्मी, मेरी शादी वहाँ होगी तो मैं आपके लिए भी लड़ सकूंगी, आपको भी इज्जत दिला सकूंगी। आपको मैं वहाँ वो मकाम दिलाना चाहती हूँ जो आपको सारी ज़िंदगी नहीं मिला है। मैं आपको रिश्ते देना चाहती हूँ, खुद को रिश्ते देना चाहती हूँ, अपने बहन भाइयों को और बाबा को भी। अम्मी, खुले दिल से शिरकत करें मेरी शादी में, सबको खुले दिल से मिले और अपनाएं। देखिएगा आपकी अपनाई देखकर वो भी आपको अपना लेंगे। हाइजा ने इनके हाथों की पुष्ट पर अपने लब रखते हुए कहा तो नगमा बेगम मुस्कुराकर इस बात में सर हिला गई। इसके बाद दोनों माँ बेटी ने काफी देर बैठकर कपड़े निकाले और इनकी डिजाइन की तफसील तय करती रही। रमजान का महीना तेजी से गुजरता जा रहा था। आज 70वां रोजा था। सहरी के बाद वो सोया तो आंख यूनिवर्सिटी के टाइम पर ही खुली। सफ़ेद शर्ट, नीली जीन्स के साथ पहने वो हमेशा की तरह तैयार नजर आ रहा था। मुकर्रम की एक आदत अच्छी थी कि वो हर वक्त अपने आप को तैयार शैयार रखता था। बूट जुराबें पहनकर उसने अपनी मोटरसाइकिल की चाबी उठाई और यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। आज वो जाते हुए किसी से भी नहीं मिला था। जिस यूनिवर्सिटी में इस्लामी तालिब इल्मों की गहमा गहमी थी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों के बाहर अंदर लोग आ जा रहे थे। रवाएं अपने आप को बहुत लायक समझते थे। वो भी एक रवाइन था, जीसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला। अभी उसकी क्लास शुरू होने में 10 मिनट बाकी थे जब वो अपनी सहेली अरफा के साथ आती दिखाई दी। पैरेट ग्रीन कमीज को सफ़ेद शलवार के साथ पहने हुए वो उसे शायद पहली बार खूबसूरत लगी थी। कमर तक आते बाल आज खुले हुए थे। सफ़ेद दुपट्टा गर्दन पर लिपटा हुआ था। सफ़ेद रंगत पर काली गहरी आंखें और फिर आंखों तले सीधी सी नाक। नाक तले मुनासिब से होंठ जिसको आज गुलाबी सुर्खी से सजाया गया था। पैरों में सतरंगी खुस्से थे। हाइजा साइम खूबसूरत थी या आज उसे लग रही थी, वो समझ नहीं पाया था। वो देख, वो खड़ा है तेरा मंगेतर। अरफा ने डिपार्टमेंट के बाहर मुकर्रम को खड़े देखा तो वो कोहनी मारकर हाइजा की तरफ तवज्जो भी उसकी तरफ दिला दी, जो सफ़ेद ड्रेस शर्ट में नहाया और धुला धुला ऐसा लग रहा था। हाइजा ने एक नज़र देखने के बाद नज़रें वापस फेर ली थी। तो चुप कर, आई बड़ी। वो रहा तेरा मंगेतर। मंगेतर होगा घर में, बल्कि ये है ही क्यों मेरा मंगेतर? उसने झुंझला कर कहा तो अरफा हंसने लगी। बेटा, ये जो दिलों के मैले रिश्ते होते हैं ना, ये अल्लाह मियाँ आसमान पर ना एवें एवें ही बना देते हैं। फिर नीचे ज़मीन पर इनको इकट्ठा कर देते हैं ताकि कोई चैलेंज ना कर सके। यू नो, अरफा की हर मामले में अपनी ही मंतक थी। वो जब बोलती तो धरती भी अब पनाह मांगने पर आ जाती थी।
बस कर दे, अपनी ये रिश्तों वाली फ़िलॉसफ़ी मुझे तो लगता है ना, तूने यूनिवर्सिटी के बाद रिश्ते कराने वाली ना माई बन जाना है। वैसे भी तुझे आसमान पर बने हुए जोड़ों को ज़मीन पर मिलाने का बड़ा ही शौक है। उसने उसके शाने पर बाज़ू फैलाते हुए कहा तो वो गुस्से से उसे घूरने लगी। माना कि भई मुझे अच्छा लगता है कि सारी दुनिया हैप्पी हैप्पी एंड जिंज यू नो नैप्पी रहे, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिज़नेस ही शुरू कर दो। खैर छोड़ो, क्लास का टाइम हो गया है। प्रोफ़ेसर अकमल ने ना लेट आने पे बाहर निकाल देना है फिर। अरफ़ा अपनी ही बात का आधा बच्चा मज़ा लेते हुए क्लास की जानब दौड़ी थी और इसके पीछे वो भी डिपार्टमेंट की जानिब आई थी। क्लास में दाखिल होते ही उसे सबसे पहले उसी का चेहरा दिया था जो उसे देखते ही पूरी 32 दाँतों की नुमाइश कर चुका था। क्या कर रहा है? दाँत तो अंदर कर ले वरना प्रोफ़ेसर अकमल को गुमान होगा कि तू इनकी जाली भतीसी पे चोट कर रहा है। साथ वाली कुर्सी पर बैठे जुगनू ने उसकी हकीकत का आईना दिखाया तो वो पूरी मुस्कुराहट समेटकर संजीदा हो गया। वैसे तो तुझे वो सारी दुनिया से ज़हर लगती है। आने पर बत्ती से तो तू ऐसे दिखा रहा है जैसे दिल की महबूबा ने ख्वाबों में कदम रख दिया हो। जुगनू के अपने ही तंज थे। मुकर्रम ने उसे घूरा तो वो ज़ुबान दाँतों तले दबा कर खामोश हो गया। सामने प्रोफ़ेसर अकमल कोई नया चैप्टर शुरू कर रहे थे। हाइज़ा तेज़ी से नोटबुक निकाल कर पॉइंट्स नोट कर रही थी। लगता है इस लच्छोबांजरी ने आज के आज ही सारा पढ़ लेना। टॉप तो पक्का करेगी। मुकर्रम ने अपनी कॉपी पर लिखते हुए कहा तो जुगनू ने एक बार फिर उसके चेहरे की जानिब देखा, जो दूसरी लाइन में चौथे नंबर पर बैठी हुई हाइज़ा को ही देख रहा था। तू इसे नोट करने की बजाय अपने पॉइंट्स नोट कर ले, तो क्या पता तू ही ड्रॉप कर ले। जुगनू का तंज बड़ा ही बरजस्ता था। तू भी मुझे नोट करने की बजाय अपने पॉइंट्स नोट कर ले, तो क्या पता कोई 10वीं 11वीं नंबर पर तो आ ही जाए। उसने कॉपी बंद करते हुए उसे कहा था क्योंकि सामने प्रोफेसर अकमल अपना लेक्चर समेट चुके थे। वो क्लास से बाहर निकले तो सारे रवाइन भी अपनी अपनी सीटों से खड़े हो गए। हाइसा और अरफा भी अपनी डिपार्टमेंट से बाहर आ चुकी थी। कैसी है मोडम तोतापरी? उसने हाइज़ा के पैरेट ग्रीन सूट को निशाना बनाते हुए कहा तो हाइज़ा ने सबसे उसकी तरफ देखा। देखो, आज मुझे बहुत रोज़ा लग रहा है, लिहाज़ा मैं तुम्हारे मुँह लगने की बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। हाइज़ा ने उसे रास्ता छोड़ने का इशारा करते हुए कहा तो उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। मूड का क्या है, वो तो बस 10 सेकंड में बन जाता है। और क्या बात कर रही हो, सारी उम्र अब तुम्हें मेरे ही तो मुँह लगना है। तो फिर अब क्या वक़्त की बातें कर के वक़्त बर्बाद कर रही हो? वो अब इसकी गुफ्तगू से सख्त बोर हो रहा था। देखो मुकर्रम, मेरा सच में मूड नहीं है, सर में दर्द हो रहा है। मुझे घर जाकर सोना है, तुम भी जाओ अपनी अम्मी के साथ अफ्तारी बनवाओ। वैसे भी तुम्हें ज़नाना काम करने का बड़ा ही ख़ासा शौक है। उसका सीना थपकते हुए वो साइड से निकल कर चली गई थी। पीछे बस वो पेचोताब ही खाकर रह गया था। तो पंगे लेता ही क्यों है? इससे अच्छी खासी इज़्ज़त बनी हुई थी। बोल कर ना सारा स्यापा ही ख़राब कर दिया। जुगनू ने उसके शाने पर हाथ फैलाते हुए कहा तो मुकर्रम ने गुस्से से इसका हाथ झटका और फिर यूनिवर्सिटी की पार्किंग की जानिब बढ़ गया। इस टाइम गर्मी इसके दिमाग को चढ़ रही थी। वो घर दाखिल हुई तो लाउंज में सामने सोफे पर नगमा बेगम को कुरान पाक पढ़ते हुए पाया तो बैग रख कर वहीं बैठ गई। खुले बालों को लपेट कर गोल गोल जूड़े की शक्ल दी और पैर ऊपर करके आरामदाह अंदाज में बैठी। की हो गया है, टूटी जुत्ती वर्गा मुंह क्यों बनाया हुआ है? क्या हो गया है, टूटी जुत्ती जैसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? नगमा बेगम ने कुरान पाक बंद करते हुए उसकी ठोड़ी छूते हुए कहा तो हाइसा ने नफी में सर हिलाकर इनकी जानब देखा। अम्मी कभी कोई ढंग की मिसाल ना देना। वो पट स्यापा मुकर्रम यूनिवर्सिटी में आज टकरा गया था। इतना तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता वो। हाइजा ने हाथों के पटाखे छटकाते हुए कहा तो नगमा बेगम कुरान पाक बनकर ऐनक नाक पर रखकर गौर उसे देखने लगी। एक गल ते दस कुड़िए, ए मुकर्रम तेरे कोलों 10 मिनट बर्दाश्त नहीं हुंदा ते तू उन्हें उम्र भर किवें बर्दाश्त करेंगी? एक बात तो बताओ लड़की, ये मुकर्रम तुमसे 10 मिनट बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम इसे ज़िंदगी भर कैसे बर्दाश्त करोगी? नगमा बेगम के चेहरे पर फ़िक्र और बेचैनी बेवक़्त थी। हाइज़ा ने इसके सवाल पर कुछ देर तो इनकी जानब देखा, फिर बोली तो लहजे में अजीब-सी थकन थी। अम्मी, ज़रूरी नहीं होता ज़िंदगी गुज़ारने के लिए मनपसंद साथी का इंतख़ाब किया जाए। कभी-कभी आप खुद अपने लिए चुनते हो, मगर आपका ही चुनाव आपके लिए बेहतर नहीं होता। और कभी-कभी हमारे लिए दूसरे चुनते हैं, यानी हमारे माँ-बाप और शायद कोई माँ-बाप अपने बच्चों के लिए गलत फ़ैसला नहीं करते। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने किए गए फ़ैसलों का सामना करूँ, इसलिए बाबा के किए गए फ़ैसले का सामना करना चाहती हूँ। अब जो भी होगा, किस्मत। उसने भवें उचकाते हुए कहा तो नगमा बेगम ने गहरी सांस भरी, उठकर कुरान पाक उसकी जगह रखकर वापस सोफे पर आ गई। चल नाले तैयार हो जा छेती, आज तेरी दादी वाल अफ्तारी है ते तेरा प्यो आने वाला होना है। साथ तैयार हो जाओ जल्दी, आज तेरी दादी की तरफ से अफ्तारी है तो तुम्हारे बाबा आने वाले ही होंगे।
नगमा बेगम ने अपने कमरे की जाते हुए उसे अगला ऑर्डर जारी किया था। जी मेंबर्स, अभी ये नावल जारी और सारी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस वगैरह की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी बात करूँगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और अल्लाह पाक आप सब लोगों को बहुत नवाज़े और बहुत खुश रखे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।